हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट की क्लास में अपने ने ये देखा था कि मांग का मतलब क्या होता है। अपने ने डिफाइन किया था मांग को, और उसके साथ साथ में ये देखा था मांग कितने प्रकार की होती है। आज की क्लास में अपने ये देखेंगे कि मांग अनुसूची क्या होती है, मांग अनुसूची का मतलब क्या होता है, ये क्या दर्शाती है। तो जैसे कि अपने एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने पहले भी लिया था, एक पेन है, उसकी प्राइस है 5 रुपये। उस टाइम लोग उसकी क्वांटिटी खरीद रहे हैं जैसे 10, और मैंने साथ साथ में लॉ ऑफ डिमांड में ये भी पहले बता दिया था कि जब भी किसी वस्तु की कीमत है वो बढ़ेगी तो उसकी जो मांग है वो कम होगी, और जब किसी वस्तु की कीमत घटेगी तो उसकी मांग है वो बढ़ जाएगी। इसका मतलब जैसे यदि इसकी कीमत 5 रुपये से बढ़कर 7 रुपये हो गई तो मांग में कुछ ना कुछ कमी होना स्वाभाविक है। अपने एज्यूम कर लेते हैं कि जैसे मांग हो गई 8 क्वांटिटी। अब आप देख रहे होंगे कि आपके सामने कि एक ही वस्तु की 2 कीमतें, और दोनों कीमतों पर आपके सामने अलग अलग डिमांड है उस वस्तु की। तो इस प्रकार अगर अपने विभिन्न कीमतों पर वस्तु की विभिन्न मात्राओं की मांग को दर्शाने के साथ साथ में एक टेबल बनाते हैं कि एक ऐसी टेबल जो विभिन्न कीमतों पर वस्तु की मांग की विभिन्न मात्राएं दर्शाती है, वो क्या कहलाती है, मांग अनुसूची। और आपको ये बात पता ही है कि कीमत और मांग के बीच में नकारात्मक संबंध होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। मीन्स प्राइस इंक्रीज तो डिमांड डिक्रीज, और प्राइस डिक्रीज तो डिमांड इंक्रीज। तो एक ऐसी टेबल, आप ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि एक ऐसी टेबल जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में नेगेटिव रिलेशन को शो करती है, वो क्या कहलाती है, डिमांड शेड्यूल कहलाती है, मांग अनुसूची कहलाती है। अब इसके प्रकार के बारे में भी अपना चर्चा कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन तो शायद सबको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से बोल देता हूं कि जो वस्तु की कीमत और मांग के बीच में नकारात्मक संबंध दर्शाती है, ऐसी टेबल क्या कहलाती है, मांग अनुसूची। ये 2 प्रकार की होती है। जैसे कि मांग के प्रकार बताए थे मैंने, एक तो व्यक्तिगत मांग बताई थी और एक बाजार मांग बताई थी, व्यक्तिगत और बाजार मांग। तो ठीक उसी प्रकार से जो मांग अनुसूची के प्रकार है वो भी 2 होते हैं। कौन कौन से प्रकार, व्यक्तिगत मांग अनुसूची और बाजार मांग अनुसूची। जैसे अपने व्यक्तिगत मांग को डिफाइन किया था, कैसे किया था कि किसी निश्चित समयावधि में एक उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की विभिन्न मात्राएं जो विभिन्न कीमतों पर खरीदी जाती है वो व्यक्तिगत मांग कहलाती है। इसी प्रकार जो एक टेबल होगी, केवल एक उपभोक्ता की मांग को दर्शाने वाली टेबल होगी, वो क्या कहलाएगी, व्यक्तिगत मांग अनुसूची। और एक बाजार की मांग को दर्शाने वाली जो टेबल होगी वो क्या कहलाएगी, बाजार मांग अनुसूची। जैसे कि अपने एक एग्जांपल लेते हैं। पहले अज्यूम करते हैं कि एक ही उपभोक्ता है, जैसे ए नाम का, वो क्या कर रहा है, किसी वस्तु की विभिन्न मात्राएं खरीद रहा है विभिन्न कीमतों पर। जैसे कि मान लो ये ले लिया आपने ने प्राइस, और ये क्वांटिटी डिमांडेड। अब प्राइस है, इनिशियल प्राइस अपने ने 10 एज्यूम कर लिया, और उसकी डिमांड है 50। प्राइस इंक्रीज करेंगे तो डिमांड डिक्रीज होगी, जैसे कि अपने ने मान लिया 45 हो गई। फिर से प्राइस इंक्रीज कर दिया, फिर से डिमांड है वो डिक्रीज हो गई, जैसे 40 हो गई। इस प्रकार केवल एक ही व्यक्ति केवल एक कितनी मात्राएं खरीद रहा है, कीमत बढ़ने या घटने पर, उसको दर्शाने वाली जो टेबल होती है वो क्या कहलाती है, व्यक्तिगत मांग अनुसूची। अब जैसे मान लेते हैं एक और उपभोक्ता है बी, वो भी वही वस्तु खरीद रहा है जो ए खरीद रहा था, और कीमत भी वही है, लेकिन जरूरी थोड़े ना है कि वो भी उतनी मात्रा खरीदेगा जितनी की पहले वाला उपभोक्ता खरीद रहा था। जितने भी लोग होते हैं किसी कीमत पर किसी वस्तु की समान मात्रा खरीदे, ये बात कोई जरूरी थोड़े ना, सब अलग अलग मात्राएं खरीदते हैं। पैसे वाले अलग मात्रा खरीदेंगे उस कीमत पर, गरीब आदमी अलग मात्रा खरीदेगा। इस प्रकार जैसे अपने मान लेते हैं कि जो बी है, दूसरा उपभोक्ता, वो उतनी ही कीमत पर उस वस्तु की कितनी कितनी मात्राएं खरीद रहा है वो देखते हैं। जैसे कि 10 रुपए कीमत थी, ए कितनी खरीद रहा था, 50 मात्रा खरीद रहा था, बी मान लेते हैं 30 खरीद रहा था। 12 रुपए कीमत होने पर ए खरीद रहा था 45, और बी जैसे खरीद रहा है 25। 14 रुपए कीमत होने पर ए खरीद रहा था 40, और ये मान लेते हैं जैसे 20 खरीद रहा है। ये भी क्या है, बी की व्यक्तिगत मांग, और केवल आप इतना दर्शाओगे, कीमत दर्शा दी और बी के द्वारा खरीदे जाने वाली वस्तु की मात्रा दर्शा दी। इसका मतलब ये भी क्या होगी, व्यक्तिगत मांग अनुसूची होगी। अब आपको देखना है कि बाजार मांग अनुसूची क्या होती है। बाजार मांग को अपने ने डिफाइन किया था, कैसे किया था कि एक बाजार में उपस्थित सभी उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न कीमतों पर किसी वस्तु की जितनी जितनी मात्राएं
खरीदी जाती है उन सब का योग क्या कहलाता है? बाजार मांग। इसका मतलब बाजार मांग ये थी कि एक बाजार में सभी उपभोक्ताओं की कुल मांग, तो बाजार मांग अनुसूची क्या दर्शाएगी? एक बाजार में सभी उपभोक्ताओं की कुल मांग की टेबल होगी, उसे आप बाजार मांग अनुसूची बोल दोगे। जैसे कि आपको क्या निकालना है यहाँ पर? मार्केट डिमांड निकालना है। मार्केट डिमांड कैसे निकालते हैं? जो भी इंडिविजुअल्स डिमांड होती है एक मार्केट में, सब का सम कर देते हैं, अपने आप अपने सामने क्या आ जाती है? मार्केट डिमांड। जैसे कि अपने टेबल में क्या करेंगे? 50 थी ए की मांग और 30 थी बी की मांग, टोटल कितनी हो जाएगी? 80। इसी प्रकार से 45 और 25 70, 40 और 20 60। अब इस प्रकार की एक टेबल जो एक बाजार में उपस्थित सभी उपभोक्ताओं की मांग को दर्शाती है, वो क्या कहलाती है? बाजार मांग अनुसूची। व्यक्तिगत मांग अनुसूची केवल एक उपभोक्ता कितनी मात्राएं खरीद रहा है वो दर्शाएगा, जबकि बाजार मांग अनुसूची क्या दर्शाएगी? सभी उपभोक्ता मिलकर किसी वस्तु की कितनी मात्रा खरीद रहे हैं एक बाजार में, वो अनुसूची होगी बाजार मांग अनुसूची। फिर से डिफाइन करना इसको सीख लेते हैं। एक ऐसी टेबल जो किसी एक व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर खरीदे जाने वाली वस्तु की मात्राओं को दर्शाती है, व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहलाती है। और एक ऐसी टेबल या ऐसी सारणी जो एक मार्केट में उपस्थित सभी उपभोक्ताओं द्वारा किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर खरीदे जाने वाली मात्रा को दर्शाती है, वो क्या कहलाती है? बाजार मांग अनुसूची। तो ये तो हो गई अपनी बाजार मांग अनुसूची और व्यक्तिगत मांग अनुसूची। इससे पहले अपने डिफाइन किया था व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग। ठीक इसी प्रकार से अपने क्या करते हैं? बाजार मांग और व्यक्तिगत मांग का डायग्राम बनाएंगे कि इनका कर्व कैसे बनेगा। ये तो हो गई दोनों की अनुसूचियां। इसी प्रकार अपने क्या करेंगे? मांग वक्र बनाएंगे। तो सबसे पहले बाजार मांग वक्र और व्यक्तिगत मांग वक्र बनाने से पहले अपने क्या करते हैं? सीधा मांग वक्र के बारे में जान लेते हैं कि मांग वक्र क्या होता है। आपने जो अनुसूची बनाई थी जो क्या दर्शा रही थी? किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग में नकारात्मक संबंध दर्शा रही थी, उसको आप ग्राफ में डायग्राम के थ्रू दर्शाओगे तो वो जो आपका कर्व बनेगा उस कर्व को क्या बोलेंगे? डिमांड कर्व। मतलब आपने जो टेबल बनाई है उसको ग्राफ में प्रदर्शित करते हुए जो कर्व बनाओगे वो कर्व क्या कहलाएगा? बाजार मांग वक्र। अब आप देखोगे कि कैसे बनाओगे। जैसे कि टेबल में था अपने पास एक तो प्राइस था, एक क्वांटिटी डिमांडेड थी। जब प्राइस इंक्रीज हो रहा था क्वांटिटी डिक्रीज हो रही थी, प्राइस डिक्रीज हो रहा था क्वांटिटी इंक्रीज हो रही थी। ठीक उसी प्रकार से नेगेटिव रिलेशन को शो करते हुए इसका मतलब जो मांग वक्र होगा वो भी क्या दर्शाएगा? किसी वस्तु की कीमत और मांग में नकारात्मक संबंध दर्शाता है। केवल बस फर्क इतना होता है अनुसूची और वक्र में कि वो तो एक टेबल होती है जबकि ये एक ग्राफ में दर्शाया हुआ वक्र होता है। जैसे कि आप एक मांग वक्र कैसे बनाओगे? आपने ने क्या किया? एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड ले ली और वाई एक्सिस पे प्राइस ले लिया। जैसे अपने एज्यूम कर लेते हैं कि प्राइस ये था P, उस पे डिमांड थी Q। अब मैंने बोला था कि जब भी किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो मांग कम होगी, कीमत कम होगी तो मांग बढ़ जाएगी। तो अपने ने एज्यूम कर लिया प्राइस डिक्रीज होकर P से P1 हो गई तो डिमांड इंक्रीज होकर Q से Q1 हो जाएगी। तो इन दोनों को मिलाते हुए जो आप लाइन खींचोगे या वक्र बनाओगे उस वक्र को क्या बोल दोगे? मांग वक्र, डिमांड कर्व। इसका मतलब डिमांड कर्व भी क्या शो करता है? किसी वस्तु की कीमत और मांग में नकारात्मक संबंध दर्शाता है। अब आपको इसके प्रकार भी देखने हैं। ये भी दो प्रकार का होता है, एक तो व्यक्तिगत मांग वक्र और एक बाजार मांग वक्र। दो प्रकार इसके होते हैं। जैसे कि मांग के दो प्रकार थे, मांग अनुसूची के दो प्रकार थे, उसी प्रकार से वक्र के भी दो प्रकार होंगे। अब अपने एक बात मान लेते हैं कि ये जो मांग वक्र अपने ने बनाया वो केवल पहले वाले उपभोक्ता ए द्वारा खरीदी जाने वाली मात्रा के लिए बना दिया। इसका मतलब एक व्यक्ति द्वारा जो विभिन्न कीमतों पर वस्तु की मात्राएं खरीदी जाती है वो जो वक्र बनाओगे उसको तो आप क्या बोलोगे? व्यक्तिगत मांग वक्र। अगर पूरे बाजार में किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर कितनी मात्राएं खरीदी जा रही है उसकी मांग का आप जब ग्राफ बनाओगे उसको क्या बोल देंगे? बाजार मांग वक्र। इसका मतलब बाजार मांग वक्र व्यक्तिगत मांग वक्र से बड़ा होगा, फ्लैट होगा, क्योंकि बाजार मांग हमेशा व्यक्तिगत मांग से ज्यादा होती है, कभी कम होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस प्रकार से अपने क्या करते हैं? एक दूसरे उपभोक्ता का भी मांग वक्र बना लेते हैं। जैसे कि बी वाले अपने ने मांग अनुसूची बनाई थी, उसी प्रकार से अपने ने क्या किया? वही एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ले ली और वाई एक्सिस पे प्राइस ले लिया। ये था इनिशियल प्राइस और ये थी इनिशियल डिमांड। प्राइस P और डिमांड
Q। अब प्राइस डिक्रीज कर दिया, P1 कर दिया, तो डिमांड इंक्रीज होकर Q1 हो गई। इस प्रकार आपने क्या किया, एक दूसरे उपभोक्ता B का मांग वक्र बना दिया। ये किसका मांग वक्र है, एक दूसरे उपभोक्ता B का, यानी कि ये भी क्या है, ये भी एक व्यक्तिगत मांग वक्र है, क्योंकि आपने एक उपभोक्ता के लिए ही इसको बनाया। अब मैंने बोला था कि जब एक बाजार में उपस्थित सभी उपभोक्ताओं की मांग को जोड़ दिया जाए तब अपने सामने क्या आएगी, बाजार मांग। तो आप क्या करोगे, इन दोनों वक्र को भी ऐड करके एक नया वक्र बना दोगे, उसे आप क्या बोल दोगे, बाजार मांग वक्र। प्राइस वही रहना है, लेकिन आप डिमांड में देखोगे अंतर आ जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति की डिमांड और पूरे बाजार की डिमांड में फर्क होता है। तो अपने क्या करेंगे, इन दोनों वक्रों को जोड़कर जो नया वक्र बनाएंगे उसको क्या नाम दे देंगे, बाजार मांग वक्र। तो बनाते हैं, प्राइस वही रखना है सेम, बस केवल क्वांटिटी का चेंज हो जाएगा। जैसे इनिशियल प्राइस ये था P और उस पर क्वांटिटी थी, वो अब ज़्यादा हो जाएगी। दोनों उपभोक्ताओं की जो क्वांटिटी है, ये वाली और ये वाली, इन दोनों को ऐड करके तीसरे वाले बाजार मांग वक्र में अपने दर्शा देंगे। अब क्या हुआ था, कीमत कम हुई थी, मांग बढ़ी थी। कितनी बढ़ी थी, इसमें इतनी बढ़ी थी और इसमें इतनी बढ़ी थी। इसमें क्या करेंगे, दोनों का टोटल है, इसलिए एक साथ में दोनों की मांग जितनी बढ़ी थी दोनों को जोड़कर इसमें दर्शा देंगे। जैसे कि आपकी मांग P1 होने पर कितनी हुई थी, Q1। तो अपने ने क्या किया इस बार, इस प्रकार से दोनों की मांग में जितना परिवर्तन हुआ उस परिवर्तन को जोड़कर तीसरे वक्र में दर्शा दिया। अब इन दोनों उपभोक्ताओं की मांग को दर्शाते हुए अपने ने जो वक्र बनाया है वो क्या कहलाएगा, मार्केट डिमांड कर्व। वो क्या कहलाएगा, मार्केट डिमांड कर्व। क्यों, क्योंकि ये तो दर्शा रहा है एक बाजार में उपस्थित सभी उपभोक्ताओं द्वारा किसी वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा, जबकि ये क्या दर्शा रहा है, ये वक्र केवल ए उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर खरीदी जाने वाली मांग की मात्रा, जबकि ये क्या दर्शा रहा है, दूसरा वाला बी उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर वस्तु की खरीदे जाने वाली मात्रा। इसका मतलब आपको बाजार मांग निकालनी हो तो बिल्कुल इजीली निकाल सकते हो। एक मार्केट में देखोगे जितने भी कंज्यूमर्स है टोटल मिलके कितनी क्वांटिटी का कंजप्शन कर रहे हैं, वो क्या होगी, बाजार मांग। इसी प्रकार से अपने ने क्या किया, बाजार मांग वक्र बना दिया। अब आपको एक बात दिखाई दे रही होगी कि जो बाजार मांग वक्र है उसकी जो ढाल है, या व्यक्तिगत मांग वक्र है उसकी जो ढाल है वो क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब मांग वक्र की ढाल हमेशा नेगेटिव होगी, चाहे वो बाजार मांग वक्र हो या व्यक्तिगत मांग वक्र हो। रीजन क्या है, इसकी स्लोप है वो नेगेटिव क्यों है, डाउनवर्ड क्यों है, उसका भी कारण है। अपने पास दो वेरिएबल्स थे, एक तो P प्राइस और एक Q क्वांटिटी डिमांडेड। अब आपने देखा था कि प्राइस में जैसे जैसे चेंज हुआ था, पॉजिटिव चेंज हुआ था तो डिमांड में नेगेटिव चेंज हुआ था। अगर प्राइस में नेगेटिव चेंज हुआ था तो डिमांड में पॉजिटिव, मींस नेगेटिव रिलेशन, इनवर्स रिलेशन था इन दोनों के बीच में कि एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज होगा ही होगा। इसलिए इसकी जो ढाल है वो नेगेटिव होती है। अगर ऐसा नहीं होता, प्राइस इंक्रीज होने पर अगर डिमांड इंक्रीज होती या प्राइस डिक्रीज होने पर डिमांड डिक्रीज होती, तो आप बनाकर देखोगे तो इस प्रकार अपने नेगेटिव स्लोप वाला वक्र नहीं बनेगा। आप बनाकर देख लो, ये थी प्राइस, ये जैसे क्वांटिटी है। अब आप क्या करोगे, प्राइस को इंक्रीज कर दो और क्वांटिटी को भी इंक्रीज कर दो। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग, बट बता रहा हूँ कि ऐसी स्लोप क्यों बनी। तब देखो आपका डिमांड कर्व कैसे बनता, ऐसे अपवर्ड स्लोप वाला बनता, जो कि सही नहीं है। तो आपसे कोई पूछ ले कि एक मांग वक्र की ढाल कैसी होती है, तो क्या बताओगे कि एक मांग वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है, क्योंकि अपने जो भी दो वेरिएबल्स होते हैं कीमत और मांग, उनमें से एक में वृद्धि होने पर हमेशा दूसरे में कमी होती है। इसलिए मांग वक्र की ढाल है वो हमेशा ऋणात्मक होती है। आप मांग ऐसे भी निकाल सकते हो। क्यों, मैंने बताया था कि मांग की मात्रा होती है A माइनस BP। ये मांग निकालने का एक फॉर्मूला है कि कितनी मांग है। अब ये फॉर्मूला आगे जाकर अपने इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे, पर एक बार आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछ ले कि मांग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है तो A माइनस BP होता है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्लास में अपने ये भी देखेंगे ये कैसे डिराइव हुआ, ऐसा ही क्यों बना, ऐसे ही मांग क्यों निकलती है। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में आप मांग के प्रकार, मांग अनुसूची के प्रकार और मांग वक्रों के प्रकार जरूर घर पर देखकर याद